सांड की सलाह। एक किसान के पास एक सच्चा सांड था जो उसे हमेशा खेती करने में मदद करता था। एक दिन एक कीड़ा सांड के पीछे पीछे घूमता है। तुम कितना परिश्रम करते हो। तुम किसान को खेती करने में मदद करते हो। तुम जगह जगह उन्हें बैलगाड़ी में खींच कर लेके जाते हो और उसके बदले में तुम्हें क्या मिलता है? बस कुछ घास और चारा। क्या दुर्भाग्य है। प्यारे दोस्त, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं इंसान की सेवा करके खुश हूँ। वो लोग भी मेरी अच्छे से देखभाल करते हैं। इंसान बस तुम्हें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं कोई इंसान के लिए काम नहीं करता। बदले में मैं उनका खून चूसता हूँ और तुम उनके दास बन के रहते हो। देखो मुझे, मैं कितना छोटा हूँ, फिर भी खून चूसता हूँ। मैं इंसान का काम करता हूँ क्योंकि वो भी मुझे अच्छे से खिलाता है। वो रोज मेरी देखभाल करता है। वो मुझे रहने के लिए घर देता है। बीमार रहने पर मेरी देखभाल करता है। वो मुझे शाबाशी भी देता है और मेरे साथ प्यारी प्यारी बातें करता है। वो मेरी अच्छाई की दाद देता है क्योंकि मैं उनके काम सच्चाई से करता हूँ, समझे? तुम जितना करते हो उनके सामने ये बहुत कम है। तुम दिन रात उनके लिए काम करते हो और उसके बदले में वो बस शाबाशी देते हैं। मुझे लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूँ, जबकि मैं तुम्हारे शरीर से बहुत छोटा हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम बुद्धू हो, खुद पर गर्व मत करो। इंसान तुम्हें पसंद नहीं करते क्योंकि तुम मुफ्त का खून चूसते हो। तुम किसी भी तरह उन्हें मदद नहीं करते। तुम बस इंसान के लिए कीड़े हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। सांड की सलाह ना सुनकर कीड़ा उड़कर चला गया। एक दिन रोज की तरह कीड़ा किसान पर बैठा खून चूसने के लिए। अरे शैतान कीड़े! खराब कामों का फल हमेशा खराब ही होता है। महान दान। बहुत दूर एक देश में महान राजा रहता था जो हमेशा गरीब दरिद्रों की मदद करता था। राजा महान दानवीर और दयालु था। उनके राज्य में एक गरीब किसान रहता था। उनकी एक शादी करने लायक बेटी थी, लेकिन गरीब किसान के पास शादी करवाने लायक पैसे नहीं थे। मुझे राजा के पास जाकर कुछ पैसे मांगने चाहिए अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए। अगले दिन राजा से मिलने के लिए किसान रवाना हो जाता है। मैं भूखा और थका हुआ हूँ। छांव में बैठकर रोटी खा लेनी चाहिए जो मेरी बेटी ने मुझे यात्रा के लिए बना कर दी थी। जब किसान खाने बैठता है तब एक भूखा कुत्ता किसान का खाना मांगने आ जाता है। इस कुत्ते को रोटी की जरूरत मुझसे भी ज्यादा है। किसान वापस राजा से मिलने अपनी यात्रा शुरू कर देता है। कुछ देर और यात्रा करने के बाद किसान राजा के महल में पहुंचता है। कौन हो तुम और बताओ क्या चाहते हो मुझसे? हे महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। एक छोटे से गांव से आया हूँ। मुझे मेरी बेटी की शादी करवानी है, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, इसलिए आपके पास मैं मदद मांगने आया हूँ। अच्छा किसान, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसके पहले तुम प्रतिज्ञा करो कि तुमने अच्छे काम किए हैं। हे राजा, मैं क्या अच्छा काम कर सकता हूँ? मैं बस एक गरीब किसान हूँ। मैंने बस आते वक्त एक सड़क के कुत्ते को रोटी खिला दी थी। बस यही एक अच्छा काम किया है मैंने महाराज। मुझे तुम्हारे अच्छे काम की परीक्षा करनी होगी। मैं तुम्हारे अच्छे काम को मापना चाहता हूँ धर्म और स्वर्ण मुद्राओं से। किसान, तुमने क्या जादू किया है? इतनी स्वर्ण मुद्राएं देने के बाद भी अच्छाई थोड़ी भी कम नहीं हुई है तुम्हारी। ओह
ओ राजा, मैं एक गरीब किसान हूँ, क्या जादू कर सकता हूँ? राजा इस आश्चर्य के बारे में अपने दरबार में प्रस्तुत सभी मंत्रियों से बात करता है। राजा, ये अंतर तो इसके गुणों का है। आप दान करते हैं, इनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे जो जरूरी था उसी को उसने दे दिया, जो उसे जिंदा रहने के लिए चाहिए था। उस कुत्ते को बचाने के लिए वो अपना जीवन दे रहा था। जरा देखिए उसे, वो अभी भी भूखा है। राजा किसान से इतना खुश था कि उसकी बेटी की शादी का खर्च शाही खजाने के बराबर था। तात्पर्य, बलिदान ही सबसे बड़ा दान है। अच्छे काम करो और अच्छे फल पाओ। भाग्य और ज्ञान। एक दिन भाग्य की देवी और ज्ञान की देवी में तर्क होता है अपनी शक्ति को लेकर। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। नहीं, तुम नहीं, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। चलो परीक्षा करते हैं। भाग्य और ज्ञान अपनी शक्ति का प्रयोग एक छोटे से गांव के किसान पर अपनाएंगे। पहले भाग्य अपनी शक्ति दिखाने के लिए गई। उसने पूरे गेहूं से भरे खेत को मोतियों से भर दिया। अगले दिन किसान अपना खेत देखकर चौंक गया। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा। उसी समय राजा भी वहां से गुजर रहा था और वो भी किसान के खेत में मोती उगते हुए देखकर चौंक गया। ओ किसान, पूरी फसल मेरे महल में ले आओ। मैं तुम्हें बहुत सारी संपत्ति दूंगा और साथ ही साथ मेरी बेटी से शादी भी करवाऊंगा। जहां पन्हा, मैं आपकी इच्छा स्वीकार करने के लिए बहुत खुश नसीब हूँ। राजकुमारी से शादी करने के बाद राजकुमारी किसान के पास बैठी, तब उसे अचानक से एक कहानी याद आ गई, एक दानव की जो लोगों के पास बैठ जाता था और उन्हें खा जाता था। उसने राजकुमारी को दानव समझा और वो उस महल से भाग निकला। राजा गुस्सा हो गए और उनके आदमियों को आदेश दिया कि वो किसान को महल में ले आएं और फांसी पर लटका दे। देखो क्या किए हो बेचारे को। अब मैं उसके दिमाग में घुस के तुमको साबित करूंगी। किसान के दिमाग में ज्ञान का संचार होता है और अचानक किसान सतर्क हो जाता है। जहां पन्हा, किस जुर्म के लिए मुझे फांसी पर लटका रहे हो? बताए जाने पर उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और चतुराई से बहाना बनाया। पिछले रात मैंने एक नदी में डूबते हुए आदमी को मदद के लिए रोते हुए सुना। मैं दौड़कर उसे ही बचाने गया था, क्योंकि सुना है अगर शादी के दिन कोई डूबकर मरता है तो हम दोनों को कभी भी जीवन में खुशी नहीं मिल पाएगी। मैंने जो किया आपकी बेटी के लिए किया। इस बहाने से राजा बहुत प्रभावित हुए। ज्ञान ने आखिरकार साबित कर दिया कि वो भाग्य से भी परे हैं। किसान और राजकुमारी खुशी से रहने लगे। तात्पर्य, ज्ञान भाग्य की सुरक्षा है। ज्ञान भाग्य से जरूरी है। गोलू और मोलू बहुत अच्छे दोस्त थे। गोलू बहुत ही सहमा हुआ और डरपोक लड़का था, पर मोलू साहसी था। एक दिन दोनों ने सोचा कि पास के गांव के मेले में चलते हैं। पर मोलू, हमें गांव तक पहुंचने के लिए जंगल से गुजरना होगा। तुम्हें डर नहीं लग रहा? गोलू ने पूछा। ओ गोलू, फिक्र मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। जंगल के सारे प्राणी मेरे दोस्त हैं। अब चलो मेरे साथ। मोलू ने कहा। जल्द ही वो जंगल पहुंच गए। गोलू साथ आ तो गया, पर बहुत डरा हुआ था। जंगल की डरावनी आवाज ने उसे और डरा दिया।
उसे डर ना लगे इसलिए मोलू गाता रहा। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने पीछे गुर्राने की आवाज सुनाई दी। अब साहसी मोलू भी डर से कांपने लगा। वो क्या था? वो एक भालू है। ये बोलते हुए उसने आसपास देखा और एक पेड़ नजर आया। वो जल्दी से भागा और तुरंत ही पेड़ पर चढ़ गया। गोलू को समझ में नहीं आया कि क्या करे। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। वो जमीन पर सांस रोककर लेट गया। भालू उसके पास आया, सूंघा और सोचा कि वो मर गया है। भालू वहां से चला गया। मोलू पेड़ से उतरकर गोलू के पास आया। मैंने उस भालू को तुम्हारे कान में कुछ कहते हुए देखा। क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैं सतर्क रहूं और तुम जैसे मतलबी दोस्तों से दूर रहूं। मोलू ने शर्म के मारे अपना सर झुका लिया। फिर गोलू ने कहा, पर क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें इस बार माफ करता हूँ, लेकिन ऐसी गलती दोबारा मत दोहराना। दोनों दोस्त गांव की तरफ चल पड़े। गलती करना तो इंसान की आदत है, पर माफ करना इंसान की खूबी है। एक गांव में जीवा नाम का एक व्यापारी रहता था। एक दिन उसने सोचा कि अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में व्यापार करेगा। ओह, कितनी गर्मी है। इस लोहे के तराजू से तो मुझे बहुत थकान हो रही है। ये कितना भारी है। चलो थोड़ी देर बैठ जाता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ूंगा। उसे अपना लोहे का तराजू बहुत पसंद था, क्योंकि वो उसके दादाजी का था, इसलिए वो उसके लिए बहुत खास था। लगता है मुझे ये शक्ति के घर छोड़ देना चाहिए। सुनो शक्ति, मैं पास के गांव में कुछ काम से जा रहा हूँ। मेरे पास ये लोहे का तराजू है, लेकिन इसे लेकर चलना बहुत मुश्किल है। तो क्या कुछ दिन तक तुम इसे अपने पास रख सकते हो? मैं वापस आकर तुमसे ये ले लूंगा। अरे फिक्र मत करो जीवा, जब तक तुम वापस नहीं लौटते मैं इसे संभाल कर रखूंगा। जीवा शक्ति से शुक्रिया कहकर चला जाता है। ये लोहे का तराजू तो महंगा लग रहा है। मैं इसे अपने पास ही रखूंगा और जीवा को वापस नहीं दूंगा। जीवा अपना लोहे का तराजू लेने के लिए शक्ति के घर लौटता है। आओ जीवा, बैठ जाओ और कुछ मिठाई खा लो। नहीं शुक्रिया, मैं जरा थक गया हूँ। मुझे जल्दी घर पहुंचना है। मुझे मेरा लोहे का तराजू दे दो, फिर मैं घर चला जाऊंगा। अब असल में जीवा, माफ करना, पर यहाँ के चूहों ने तुम्हारा तराजू खा लिया। उधम मचा रखा है उन्होंने। जीवा बहुत उदास हो गया। उसने जल्द ही एक तरकीब सोची। अच्छा शक्ति, क्या तुम अपने बेटे को मेरे साथ बाहर भेज सकते हो? दरअसल मैं तुम सबके लिए कुछ तोहफे लाया हूँ, तो उन्हें अंदर लाने में मदद की जरूरत होगी। हाँ जरूर। पर बहुत वक्त बीत गया और रवि नहीं लौटा। शक्ति को चिंता होने लगी, ये लड़का कहाँ चला गया? तोहफे उठाकर लाने में इतनी देर क्यों लग रही है? एक बार जीवा के घर जाकर देखता हूं। जीवा, मेरा बेटा रवि कहाँ है? हाँ, तुम्हारे बेटे को एक गिद्ध उठाकर ले गया। क्या? ये क्या कह रहे हो? इतने बड़े लड़के को भला एक गिद्ध कैसे उठा सकता है? बताओ मेरा बेटा कहाँ है, वरना। दोनों झगड़ने और लड़ने लगते हैं और फिर गांव के मुखिया के पास जाते हैं। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? जीवा ने मेरा बेटा अगवा किया है। कहता है एक गिद्ध मेरे बेटे को उठाकर ले गया। क्या एक गिद्ध 10 साल के लड़के को उठाकर ले जा सकता है? पर इसका कहना है कि मेरा लोहे का तराजू चूहे खा गए। क्या ये भी हो सकता है? तुम लोग तो बच्चों की तरह लड़ रहे हो। अब बताओ शक्ति, वो लोहे मुझे
मुझे नहीं पता कहाँ है, पर मैं अपने घर पे ढूंढ लूंगा। ठीक है, अपना घर पर ढूंढना और उसे वापस दे देना। अब बताओ जीवा, इसका बेटा कहाँ है? मुझे मेरा लोहे का तराजू मिलते ही मैं उसे लौटा दूंगा। शक्ति जीवा का लोहे का तराजू लौटा देता है और जीवा रवि को लौटा देता है। जीवा को अपनी अक्लमंदी पर गर्व होता है। गाने वाला गधा। बहुत समय पहले एक गांव में एक धोबी के पास एक बूढ़ा और एक कमजोर गधा था। दिन के समय धोबी उस गधे से पूरा काम लेता, पर रात को वह उसे खुला छोड़ देता था। एक रात घूमते हुए उसे एक सियार मिला। सियार को भी एक मित्र मिल गया। अब गधा और सियार साथ साथ घूमते और दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। एक रात उन्हें रसीले बड़े खीरों से भरा एक बहुत बड़ा खेत दिखाई दिया। बस दोनों वहां गए और उन्होंने पेट भरकर खीरे खाए। फिर क्या था, शाम होते ही ये दोनों मित्र इस खेत में पहुंच जाते, छक कर खीरे खाते और कुछ ही समय में दोनों अच्छे मोटे तकड़े हो गए। एक रात जब वह खेत से रसीले खीरे खा रहे थे, गधे ने आकाश की ओर देखकर कहा, वाह, आज तो पूनम की रात है। देखो चांद कितना सुंदर है और तारे भी टिमटिमा रहे हैं। मेरा तो गाने को मन कर रहा है। सियार ने कहा, नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, तुम खतरा मोल ले रहे हो। इस खेत के मालिक को अगर तुम्हारी आवाज सुनाई दी तो पत्थर मार डालेगा, और तुम्हारी आवाज मधुर भी तो नहीं है। तुम कितने बेसुरे हो। मुझे मालूम है, तुम मुझसे जलते हो। कहकर गधे ने अपनी बेसुरी आवाज में रेंगना शुरू कर दिया। खतरे को महसूस कर सियार चुपचाप जाकर खेत के एक कोने में बैठ गया। खेत का मालिक बड़ी बड़ी लठियां लेकर वहां पहुंचा। गधा अभी भी रेंग रहा था। माली ने गधे की खूब जमकर पिटाई की और एक बड़ा सा पत्थर उसके गले में बांधकर उसको खेत से बाहर निकाल दिया। अब सियार वहां से निकलकर बाहर आया। उसके गले में बड़ा पत्थर लटका हुआ देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, लगता है तुम्हारे मधुर संगीत के लिए खेत के मालिक ने तुम्हें यह उपहार दिया है जो तुम्हारे गले में लटक रहा है। काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती। गधे ने शर्म से कहा और धीरे धीरे सियार के पीछे चलता रहा। तो अच्छे मित्र की सलाह मानने में ही भलाई है। बाजार में चहल पहल थी, बहुत सारे लोग थे। जब एक सब्जी वाला चिचिंडा बेच रहा था, तब उनमें से एक सांप बाहर निकल आया और उसे देखकर सारे लोग डरकर भागने लग गए। उन्हें देखकर सांप को बहुत खुशी और गर्व महसूस हुआ। हाँ, डरपोक लोग कैसे डरकर भाग गए। मुझे ऐसी शरारत करने में मजा आता है। अपने मनोरंजन के लिए वो अक्सर ऐसा करने लगा। एक दिन गांव से एक सन्यासी गुजर रहा था। हर बार की तरह सांप अपने बिल से बाहर आ गया और उसे डराने लगा, पर वो सन्यासी बिना डरे वहीं खड़ा रहा। तुम्हें डरने लग रहा है? डर? मुझे तो हंसी आ रही है। हंसी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ, तुम ऐसी फिजूल की हरकतें भला क्यों करते हो? तुम्हें लगता है गांव में कोई भी तुम्हारी इज्जत करता होगा? लोग सिर्फ तुमसे डरते हैं, पसंद कोई नहीं करता। इसलिए जीने का तरीका बदलो तो देखो जिंदगी कितनी अच्छी है। सांप पर सन्यासी की बातों का गहरा असर हुआ। उसने सोच लिया कि अब अच्छी जिंदगी बितानी है। कुछ दिनों बाद वो सन्यासी दोबारा उस गांव में लौटा और उसने जो देखा उससे वो हैरान रह गया। वो सांप पूरी तरह से जख्मी था। क्या हुआ तुम्हें? मैंने बस आपकी बात मानी साधु। मैंने लोगों को डराना छोड़ दिया, यहाँ तक कि मैंने फन दिखाना भी छोड़ दिया। अभी सब लोग मुझे हमेशा मारते हैं। अभी मैं क्या करूं? बताइए मुझे महान साधु। ओ मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कहा था अपने मजे के लिए लोगों को मत डराओ, पर कभी ये नहीं कहा कि फन दिखाना भी छोड़ दो। ऊपर वाले ने फन दिखाने की कला तुम्हें अपने बचाव के लिए दी है। जरूरत पड़े तब इस्तेमाल करो, लेकिन बेवजह नहीं। सांप को सन्यासी की बात समझ आई। उसने सन्यासी से शुक्रिया कहा और रेंगता हुआ वहाँ से ये कैसी आवाज आ रही है? मुझे नहीं पता। ऐसा लग रहा है जैसे कोई घंटी बजा रहा है। राक्षस? क्या? राक्षस?
बाप रे, जंगल में एक राक्षस है। अरे, तुमसे ये किसने कहा कि वहां एक राक्षस है? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है? हाँ, नहीं, पर ये जरूर कोई राक्षस ही होगा। हम इस बात को यकीन से नहीं कह सकते जब तक सच ना जान ले, और सच जंगल में जाकर पता चलेगा। मैं इस गुत्थी को जरूर सुलझाऊंगी। मैं अभी जंगल में जा रही हूँ। अलविदा, जल्द ही मिलती हूँ। तो ये है वो नन्हे राक्षस, और गांव वाले सोच रहे हैं कि जंगल में डरावना राक्षस है। कैसे बेवकूफ है। अब उन्हें सबक सिखाने का ये अच्छा मौका है। अब मुझे कुछ करना होगा। नटखट बंदर, प्यारे छोटे राक्षस, आज मैं तुम्हारी मस्ती को बंद करती हूँ। मेरी युक्ति काम आई। अब सही समय है, मैं जल्दी जाती हूँ। आखिरकार मिल ही गया। मेरी साहसी दादी माँ, आपको दोबारा देखकर अच्छा लगा। कोई खुश खबर? हाँ महाराजा, उस राक्षस को मैंने हरा दिया। ये रही उसकी घंटी। वैसे वो राक्षस था कहाँ और दिखता कैसा था? वो राक्षस भूरे रंग का था। वो एक ऊंचे पेड़ पर था। सच में? और वो ऐसा दिखता था जैसे कि कोई बंदर हो। क्या? जंगल में कोई राक्षस नहीं था महाराजा। वो तो सिर्फ एक बंदर था, और एक नहीं, बंदरों का झुंड था। वो बंदर उस घंटी से खेल रहे थे जो हमारे मंदिर से चुराया गया था कुछ दिन पहले। शायद किसी चोर ने चुरा कर उसे जंगल में छोड़ दिया होगा, और इन बेवकूफ गांव वालों को लगा कि कोई राक्षस जंगल में घंटी बजा रहा है। मेरी साहसी दादी, आपने हम सबको एक सबक सिखाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी किसी चीज पर तब तक विश्वास मत करो जब तक वो सच ना हो। हमेशा कोई भी निर्णय लेने से पहले अपना दिमाग लगाओ। इतना ही नहीं, हम सबको दादी माँ की तरह साहसी होना चाहिए। क्यों गांव वालों, दादी को अपने साहस के लिए पुरस्कार मिलना चाहिए या नहीं? हाँ। दादी माँ, इसे हमारी ओर से एक भेंट मानकर रख लीजिए। ओह, धन्यवाद महाराजा। दादी माँ की जय हो, दादी माँ की जय हो, दादी माँ की जय हो। एक दिन विजयनगर राज्य के दर्शन करने आया एक परदेसी दर्शनार्थी राजा कृष्णदेव राय को अपनी शुभकामनाएं देने जाता है। नमस्ते महाराज, मेरा एक बहुत ही सरल सवाल है। जो भी इसका अनूठे ढंग से उत्तर देगा उसे मैं एक सुंदर हीरो का हार दे दूंगा। अपना सवाल पूछिए दर्शनार्थी। दर्शनार्थी सभा में मौजूद सबसे पूछता है, आपके राज्य में सबसे बहुमूल्य क्या है? शाही खजाना। मेरे हिसाब से बहुमूल्य रत्नों से जड़ा मुकुट। नहीं, मैं तो कहूँगा हमारी सेना। तभी राजा रामा की तरफ देखते हैं। रामा, तुम्हारा क्या कहना है? सबसे बहुमूल्य चीज जिसे हमारी जनता पसंद करती है वो है आजादी। आप कैसे कह सकते हैं कि आजादी सबसे बहुमूल्य है? मुझे साबित करके बताइए। मुझे कुछ दिनों का वक्त दीजिए, मैं ये साबित कर दूंगा। दर्शनार्थी, आप हमारे खास मेहमान रहेंगे। रामा, इनके रहने खाने का उत्तम प्रबंध किया जाए।
रामा दर्शनार्थी के रहने का पूरा इंतजाम कर देता है। दासियां हमेशा उसके देखभाल के लिए मौजूद रहती थीं। गायक मनोरंजन करने के लिए विभिन्न पकवान परोसे जाते थे, जिनमें से वो पसंद करके खाते थे। 2 दिनों तक परदेसी इन सभी सुख सुविधाओं का लुत्फ उठा रहा था। तीसरे दिन परदेसी को नदी किनारे टहलने की इच्छा होती है, लेकिन तभी ही सिपाहियों ने उसे दरवाजे पर रोक लिया। महाशय, हमें आपको बाहर ना जाने देने का हुक्म दिया गया है। जरूर ये मेरे सुरक्षा के लिए है, मैं अंदर ही रहता हूँ। और दिन बीतते चले गए। परदेसी बहुत ही ऊब चुका था और उसे बाहर जाकर टहलना था, लेकिन तभी ही सिपाहियों ने उसे फिर से रोक लिया। नहीं महाशय, आप नहीं जा सकते। अब तो परदेसी को कैद होने जैसा लगने लगा। उसका सभी सुख सुविधाओं से मन पूरी तरह से ऊब गया। 2 हफ्ते बाद ही राजा परदेसी को दरबार में बुलवाते हैं। ओ महाराज, मेरी हालत बहुत खराब है। क्यों? क्या रामा ने आपका अच्छे से ख्याल नहीं रखा? हाँ, उसने तो रखा। उन्होंने बहुत बढ़िया इंतजाम किया था, पर मैं खुद ही उनका आनंद नहीं उठा पाया। क्यों? सारे ऐशो आराम होते हुए भी आपने उन सबका आनंद क्यों नहीं लिया? क्योंकि महाराज, मुझे एक बार भी मेहमान घर से निकलने को नहीं दिया गया। ये सुनकर राजा बहुत हैरान हो गए। रामा, मैंने तुम्हें हमारे मेहमान का बहुत अच्छे से ख्याल रखने को कहा था, पर तुम असफल रहे। महाराज, मैं परदेसी को ये साबित कर रहा था कि आजादी सबसे बहुमूल्य है। उनके पास सारे ऐशो आराम होते हुए भी वो उनका आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि उनके पास अपनी आजादी नहीं थी। आपने अपनी बात साबित कर दी रामा। ये रहा हीरो का हार, आप हो इसके सच्चे हकदार। एक दिन बहुत धूप निकली थी और एक मुसाफिर पीठ पर बस्ता लटकाकर जा रहा था। वो बहुत थक गया था और आराम करना चाहता था, पर उसे आसपास एक भी पेड़ नहीं मिला। इतना थकने के बावजूद भी वो चलता रहा। फिर वो एक बगीचे पर पहुंचा जहां बहुत सारे पेड़ और खूबसूरत फूल थे। दूर दूर तक पेड़ नहीं, और अचानक यहाँ इतना सुंदर बगीचा। इसे बनाने वाला भी कितना बेवकूफ होगा, उसने ऐसा सोचा। उन पेड़ों पर संतरे और ऐसे ही रसीले फल लटक रहे थे। मुसाफिर ने बड़े ही मजे से सारे फल खाए। जब वो खा रहा था तो उसने कद्दू के पौधे देखे जो संतरे के पेड़ों के सामने लगे थे। जमीन पर बड़े बड़े कद्दू पड़े थे। कमाल की बात है, गोल और बड़े आकार के, फिर भी इस नाजुक सी बेल पर हैं और जमीन पर पड़े हैं। और ये संतरे इतने छोटे हैं, लेकिन देखो इस विशाल पेड़ पर लटक रहे हैं। कमाल है, ये कुदरत भी कितनी बुद्धू है। इन सबको बनाने वाला लगता है कुछ जानता ही नहीं है। क्या बकवास तरीका है। अपने आसपास की कुदरती बनावट का उसने मजाक उड़ाया और ये बोलते बोलते वो सो गया। थोड़ी ही देर में वो गहरी नींद में चला गया और जोर से खर्राटे मारने लगा। अचानक से एक आवाज हुई। मुसाफिर जग गया और ये सोचकर डर गया कि क्या हुआ। वो डर के मारे यहाँ वहाँ देखने लगा और ढूंढने लगा कि क्या हुआ। फिर उसने देखा कि एक संतरा उसके बगल में पड़ा था, जो थोड़ी देर पहले उसके सर पे गिरा था। अचानक से मुसाफिर को एहसास हुआ, अगर वो कद्दू मुझ पर गिर जाता तो मेरा तो सर फूट जाता। कद्दू जमीन पर ही होना चाहिए। हर चीज जैसी बनी है उसके पीछे एक वजह होती है।